नमस्कार। आप सबका स्वागत है एग्जाम कोच की ऑनलाइन क्लासेस में। ये हिंदी का जो प्रसंग चल रहा है, आज की क्लास है क्रिया। क्रिया के बारे में बेटा समझिएगा, इससे जुड़े बहुत से प्रश्न परीक्षा में आते हैं। यानी क्रिया से जुड़ी बहुत सी चीज़ें आती है जो आपको समझनी है। सबसे पहले आता है कि क्रिया क्या है। तो क्रिया चूँकि एक विकारी शब्द तो है ही है। क्रिया उसे कहते हैं जिससे किसी काम के होने या करने का बोध हो। तो जब भी आप क्लास लिया करें, वीडियो देखा करें, तो एक अपना नोट पैड अवश्य रखें। इस नोट पैड से महत्वपूर्ण चीज़ों को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप नोट करते रहेंगे। तो चलते हैं, क्रिया को परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित होगा? वे विकारी शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। इसमें क्या चीज आपको देखनी है कि पहली बात तो है क्रिया वे विकारी शब्द। ये आपको ध्यान रखिएगा, क्रिया किस प्रकार का शब्द है। ये विकारी शब्द है। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विकारी शब्दों का ये अंतिम भाग है। इस समय विकारी शब्द ही चल रहे हैं। वे विकारी शब्द जिससे किसी काम का करना या होना पता चले। यानी काम हो रहा है या काम किया जा रहा है। जो कार्य बाय नेचर होता है उसे कहते काम हो रहा है। जो कार्य मनुष्यों के द्वारा किया जाता है उसमें कहते हैं कार्य किया जा रहा है। जैसे आप कहोगे सूरज पूरब से निकलता है, ये काम हो रहा है। रोहन निबंध लिखता है, ये काम किया जा रहा है। तो ऐसे विकारी शब्द जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्या विकारी शब्द यानी क्रिया कहा जाता है। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जिसमें न प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। इस चीज को आप अपना नोट भी कर लें। यानी क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इस धातु में ना प्रत्यय जब आप जोड़ते हैं और जो शब्द बनता है उसे क्रिया कहते हैं। ये चीज लगभग सभी किताबों में लिखा हुआ है। इसमें कोई नई बात नहीं है। इसमें कुछ आपको अलग से नहीं बताया गया। लेकिन आज हम आपको वो चीज अलग से बता रहे हैं जो आपको पता चलेगा कि क्रिया होता क्या है, धातु क्या है। जब तक किसी भी चीज को किसी तथ्य के साथ ना सीखा जाए तो सिर्फ रटने की प्रवृत्ति रहती है। फिर आप कहेंगे हमने रट लिया है, याद कर लिया है। सकर्मक अकर्मक क्रिया को पहचानना बहुत कठिन होता है। लंबे सेंटेंस बने होते हैं, ये अकर्मक है या सकर्मक है, इनमें बहुत सी चीजें रहती हैं। आज हम आपको उन सभी तथ्यों को क्रमशः आपके साथ प्रस्तुत करेंगे, आपको उनसे अवगत कराएंगे, उनकी जानकारी देंगे, ताकि आने वाले समय में क्रिया से संबंधित जब भी कोई प्रश्न आए तो आप भ्रम की स्थिति में ना रहें और आप अपना जवाब सटीक रूप से दे सकें। तो यहाँ है क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अब देखो, ध्यान दो बेटा, क्रिया का मूल रूप धातु नहीं होता। क्रिया को मूल भाषा में धातु कहते हैं। फिर से तो समझ लीजिएगा, क्रिया का
मूल रूप धातु नहीं होता है। क्रिया को मूल भाषा में यानी संस्कृत में धातु कहते हैं, और उस धातु में जब ना प्रत्यय आप जोड़ देते हो तो जो शब्द बनता है वो क्रिया कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको हम क्लियर करते हैं कि धातु क्या है या क्यों इसे धातु कहा गया, क्या चीज धातु होती है, धातु क्या होता है, इससे ध्यान रखिएगा बेटा। अब जैसे मान लिया सोना है, गोल्ड है। अब मान लेते हैं आपके पास 10 ग्राम सोना है। सोना क्या है? सोना धातु है। आज धातु सिद्ध करते हैं क्या चीज, पैसे रटने की कोई जरूरत नहीं है, सोना धातु है। अब मान लिया इससे आप एक अंगूठी बनाओ। अब आप एक अंगूठी बनाएंगे तो क्या होगा, इस धातु का जो स्वरूप है वो बदल गया। धातु वही है, आकृति बदल गई, यानी धातु वही है, क्या हुआ, इसकी आकृति बदल गई, इसकी रूपरेखा बदल गई। अब मान लिया आप इसको अंगूठी को जो है फिर पिचका दो, इसको पीट दो, कूट दो, फिर इसका सम्मिश्रण बना दो, तो सोना फिर 10 ग्राम बना रहेगा। अब आप इससे क्या करें, अब आप इससे कुंडल बना लें, यानी सोना एक धातु है और वो 10 ग्राम है। इस 10 ग्राम सोने से चाहे अंगूठी बनाए, चाहे कुंडल बनाए, चाहे हार बनाए या कोई भी आभूषण बनाए, उसका जो मूल है 10 ग्राम वो सदा बना रहेगा, उसे धातु कहते हैं। अब इसी धातु को क्रिया में लाने की कोशिश करिए तो देखिएगा किसी भी शब्द के बे अक्षर जो किसी भी परिस्थिति में ना बदले उन्हें धातु कहा जाता है। यानी किसी शब्द के बे अक्षर जो किसी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं उनको आप क्या कहते हो, धातु कहते हो। जैसे हमने लिखा खा, खा एक धातु है और आपने इसमें ना प्रत्यय जोड़ा और ये शब्द बना खाना। अब खाना से रिलेटेड अगर कुछ भी आप इस शब्द में परिवर्तन करना चाहेंगे, खा नहीं हटेगा, यही धातु है। अब जैसे आप लिखो खा प्लस ओ, खाओ, खा प्लस ये यानी खाइए। कोई भी शब्द जैसे बनाओ आप, खाएंगे, खाएं, खाओ, खाइए, कुछ भी कहो, खा नहीं हटेगा, यही धातु है, खा नहीं हट सकता। अब कोई और शब्द लो, जैसे पीना, पी, ना लगाया शब्द बना पीना। अब पी नहीं हटेगा, ये धातु है। अब आप बनाओ पियो, पिए, पियोगे, पीता, पीजिए, कुछ भी करें आप, नप्पा नहीं हटा सकते इसमें से। यानी आभूषण कोई भी बनाओ जो उसमें गोल्ड है, जो सोना है, वो नहीं हटेगा, वही धातु है। तो किसी शब्द के बे अक्षर जो उससे ना हटे उस शब्द का वो मूल होता है, वो धातु होता है। इस प्रकार यहाँ खा जो धातु है और ना प्रत्यय है और जो ये शब्द बना है ये शब्द क्रिया है। तो धातु में ना प्रत्यय जोड़ करके जिस शब्द का निर्माण होता है हिंदी में उसे क्रिया कहा जाता है। अब ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि धातु क्या है और प्रत्यय क्या है और उससे बना हुआ शब्द क्रिया क्या है। तो धातु किसी शब्द के मूल वे वर्ण है जो किसी परिस्थिति में नहीं हटेंगे, उनमें और कोई भी प्रत्यय लगाते रहिए और उसके स्वरूप को बदलते रहिए, इसे धातु कहा जाता है। तो ये बात क्लियर हुई कि धातु क्या है। अगर अब भी ना क्लियर हुई हो तो फिर भी आप पूछ सकते हो कि यहाँ पर क्या चीज़ छोटी है और क्या चीज़ आपको समझने में रह गई है। अब आते हैं क्रिया के भेद
या इसको हम प्रकार कह सकते हैं। क्रिया के बहुत से भेद हैं और बहुत से प्रकार हैं, अलग अलग स्वरूप हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार हैं, प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार हैं, अलग अलग तरीके से क्रिया के भेद किए गए हैं। अब इस क्रिया के भेद में आज हम आपको बताएंगे कर्म के अनुसार क्रिया के भेद। कर्म के अनुसार क्रिया के भेद दो होते हैं। कर्म के अनुसार क्रिया के भेद दो होते हैं। अब आप ये ध्यान रखिएगा, किसी भी वाक्य के निर्माण में तीन का अहम रोल होता है। कर्ता, कर्म और क्रिया। किसी भी प्रकार के वाक्य के निर्माण में इन तीन का महत्व योगदान है। कर्ता क्या होता है? कर्ता वाक्य का मुखिया होता है। कर्ता क्या होता है? वाक्य का मुखिया होता है। कर्म क्या होता है? कर्म वाक्य को विस्तार देता है। और क्रिया क्या करती है? क्रिया वाक्य को पूर्ण बनाती है। यानी वाक्य की पूर्ति पर आगे पूर्ण विराम लगाई जाती है, क्रिया के बाद ही पूर्ण विराम लगती है। कई बार क्रिया के साथ सहायक क्रिया आती है, फिर पूर्ण विराम लगाई जाती है। तो ये वाक्य का मुखिया है, ये वाक्य को विस्तार करता है और ये क्या करता है? वाक्य को, सेंटेंस को पूरा करता है। अब बच्चा ध्यान दीजिएगा, क्रिया अपना प्रभाव अपने तुरंत पहले आए हुए शब्द पे डालती है। क्रिया वाक्य को पूरा बनाती है, यानी क्रिया की जगह आकर के वाक्य स्टॉप हो जाता है, वाक्य रुक जाता है। जब वाक्य रुकेगा, जैसे ट्रेन जा रही, ट्रेन रुकेगी तो हल्का सा धक्का लगेगा। तो ट्रेन किसको धक्का देती है? अपने तुरंत पहले वाले को। किसको देती है? तुरंत पहले वाले की। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? जो उसके तुरंत पहले हो। अब क्रिया से पहले अगर कर्म है तो क्रिया सकर्मक हो जाएगी, और कर्म नहीं है, करता है, तो क्रिया अकर्मक हो जाएगी। फिर से समझ लीजिएगा, क्रिया अपना प्रभाव अपने तुरंत पहले वाले शब्द पे डालती है। अगर इसके तुरंत पहले आया हुआ शब्द कर्म है तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्म पे पड़ेगा, उसको सकर्मक कह देंगे। अब कर्म नहीं है तो किस पे पड़ेगा? कर्ता पे पड़ेगा, तब उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार देखा जाता है कि क्रिया कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है, और इस दो प्रकार में क्या है? सकर्मक क्रिया। पहले होती है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की क्या परिभाषा है? परिभाषित करिए अकर्मक क्रिया को। जिस क्रिया के साथ कर्म न हो, जिस क्रिया के साथ कर्म न हो, अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं।
इसको आप नोट कर सकते हो, अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हो। अब देखिएगा, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो, यानी क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता हो, कर्ता पर पड़ता हो, उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। इसमें वाक्य बना के भी पूछते हैं और एक शब्द भी पूछ सकते हैं। हम आपको वो शब्द लिख देते हैं, कौन कौन से शब्द अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। जैसे उठना, गिरना, हंसना, रोना, सोना, जागना, उड़ना आदि। ये जो शब्द लिखे हैं, उठना, गिरना, हंसना, रोना, सोना, जागना, उठना, ये सबके सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब इनका प्रयोग चाहे वाक्य में किया गया हो और चाहे ये ऐसे एक शब्द आ गया हो, इसमें से कौन सा शब्द, कौन सा विकल्प अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो चाहे एक वाक्य बना के आपसे पूछा जाए और चाहे इस तरीके से पूछा जाए। अब हम आपको अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण देते हैं और सबसे पहले आपको बताना है कि जो ये उदाहरण दिया जा रहा है ये सकर्मक का है या अकर्मक का है। जैसे निकला है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है। बिल्ली छत पर बैठी है। बिल्ली छत पर बैठी है। कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है। ये आपके सामने जो सेंटेंस लिखे गए हैं ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण है या अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। एक और होता है, कहा जाता है कि यदि प्रश्न में यदि कौन, क्या, कैसे आदि शब्द लगाकर प्रश्न बनाया जाए, अगर इस प्रश्न का उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक है और उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक है। कैसे समझिएगा, यानी कौन, क्या, कैसे आदि प्रश्न सूचक शब्दों को लगाया जाए और इनसे प्रश्न बनाया जाए। यदि प्रश्न का जवाब मिले तो क्रिया सकर्मक है और जवाब ना मिले तो क्रिया अकर्मक है। आप ये ध्यान दीजिएगा, यानी इस प्रकार के प्रश्न बना के भी अकर्मक सकर्मक का पता किया जाता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, ऐसी कौन सी चीज है कि जिसके माध्यम से हम ये बात बिल्कुल पता कर ले कि अकर्मक सकर्मक क्या होता है। तो इसका पता करने का सबसे मुफीद तरीका है पद परिचय। अगर आपको पद परिचय पता है, आप पदों का परिचय जानते हैं, तो अकर्मक है या सकर्मक है ये चीज आप कभी नहीं भूलेंगे।
अब आपको ये बता देते हैं, कई बार बच्चों की बात पता नहीं होती है कि पद होता क्या है, क्या चीज है पद। शब्द ही पद है। जो शब्द होता है, जब ये शब्द वाक्यों में प्रयोग होता है तब इसी शब्द को पद कह दिया जाता है। जैसे मान लिया हमने अलग लिखा राम, ये शब्द है, ये लिखा है हमने राम, ये शब्द है। जब इसी से कोई वाक्य बना लो वाक्य, राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। अब जो राम और रावण और बाण, ये जो शब्द थे, अब ये वाक्य में प्रयुक्त हैं, अब इनको पद कहा जाएगा। फिर से समझ लो, अगर अलग लिखा होता है तो शब्द कहलाता है, जब वो समूह में आ जाता है तो पद कहलाता है। जब सिंगल खड़े होते हैं आप तो कोई व्यक्ति कहलाते हैं, जब समूह में हो जाते हैं तो आप फिर भीड़ कहलाते हैं। अब इस पद का परिचय लेना है, इन शब्दों का परिचय इस वाक्य में लेना होता है। ये क्या क्या होते हैं, तो क्या क्या परिचय आपको कराना है इन शब्दों का। इनका आपको लिंग बताना होता है, इनका आपको वचन बताना होता है, इनका आपको जो है कारक बताना होता है। यानी राम क्या है, राम पुल्लिंग है, लिंग बताइए। राम एक वचन है और राम क्या है, कर्ता कारक है। कोई भी शब्द जब किसी वाक्य में आता है, उस शब्द का लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, उसका कारक क्या है, ये बात हमें जो पता करने का तरीका है उसे पद परिचय कहते हैं। तो अगर हमें वाक्य में आए हुए पदों का परिचय प्राप्त हो जाए तो सकर्मक अकर्मक आसान है। अगर कर्म होगा तो सकर्मक होगा और नहीं कर्म होगा तो अकर्मक होगा। अब वही प्रश्न आपके सामने है कि ऊपर लिखे गए ये 4 वाक्य हैं, ये सकर्मक के उदाहरण है या अकर्मक के उदाहरण है। तो अगर आप कहेंगे पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, सकर्मक हो जाएगा। पेड़ से क्या गिरता है, पत्ता गिरता है, सकर्मक हो जाएगा। बिल्ली कहाँ बैठी है, छत पे बैठी है, सकर्मक हो जाएगा। कुत्ता कहाँ दौड़ रहा है, सड़क पर दौड़ रहा है, सकर्मक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सकर्मक नहीं है। ये सारे के सारे वाक्य अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब देखिए पद परिचय। इस पहले वाले वाक्य में क्रिया क्या है, उड़ना। इस वाक्य में क्रिया क्या है, उड़ना। अगर एक क्रिया है तो इस क्रिया का कर्ता कौन है, कर्ता है पक्षी। अगर एक क्रिया है तो इस क्रिया का कर्ता कौन है, पक्षी। तो उड़ना तो क्रिया हो गई, पक्षी कर्ता हो गया। और आकाश के आगे वैसे में लगा है, यानी आकाश अधिकरण कारक है। तो यहाँ कर्म कारक कहाँ है, पक्षी इसमें कर्ता है, आकाश इसमें अधिकरण है और उड़ना इसमें क्रिया है। तो कर्म कहाँ है, यानी ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला देखते हैं, अगले वाक्य में क्रिया क्या है, गिरना। क्रिया क्या है, गिरना। अगर एक क्रिया है तो इस क्रिया का कर्ता कौन है, पत्ता। कौन गिर रहा है, पत्ता गिर रहा है। तो पत्ता तो कर्ता है और गिरना उसकी क्रिया है। पेड़ के आगे वैसे से लगा है और से क्या हो जाता है, पेड़ अपादान कारक हो जाता है। तो ये अपादान है, ये कर्ता है और ये क्रिया है। तो यहाँ कर्म कहाँ है, यानी ये भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला देखते हैं, यहाँ अगले वाक्य में क्रिया क्या है, बैठना। इस क्रिया को कर कौन रहा है, बिल्ली। अब कहाँ बैठी है, छत आगे पर लगा हुआ है। पर तो ऑलरेडी क्या है, अधिकरण कारक का उदाहरण है। तो ये कर्ता है, ये अधिकरण है, ये क्रिया है। यहाँ कर्म कहाँ है, ये कर्म नहीं है, ये भी अकर्मक का उदाहरण। अगला है दौड़ना। क्रिया तो दौड़ना है, इस दौड़ने काम कौन कर रहा है, कुत्ता।
एक कर्म है, कहाँ दौड़ रहा है, सड़क पर, तो सड़क क्या है, अधिकरण कारक है। इस प्रकार ये सभी वाक्य अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। यानी ये सभी के सभी वाक्य अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, अपने कागज पे लिख सकते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए इन्हें बार बार पढ़ भी सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एक बार आपने वीडियो देखा, कुछ बात समझ में नहीं आती, फिर आप दोबारा देखते हैं, फिर वो बात समझ में आती है, फिर ऐसे ही जुड़े कुछ और भी शब्द तो सैकड़ों होते होंगे, आप उन शब्दों को देखते हैं और इस प्रकार वो बात क्लियर हो जाती है। तो ये सब के सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। तो कुल मिलाकर के हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अगर हमें पद परिचय करना आता हो तो हम बड़ी आसानी से सकर्मक और अकर्मक को समझ सकते हैं। और वैसे भी उड़ना, गिरना, बैठना और ये दौड़ना, ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब आते हैं अगले पे। सकर्मक, अकर्मक क्रिया होती है और सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया होती है। इसको परिभाषा करिए। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या लिखा है कि जिस क्रिया के साथ कर्म होता है अर्थात क्रिया का प्रभाव जहाँ कर्म पर पड़े उसे सकर्मक यानी कर्म के साथ होने वाली क्रिया कहा जाता है, उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। यहाँ पर हम सकर्मक क्रिया के भी उदाहरण लिख देते हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं जो सकर्मक के हैं? जैसे लिखना, पढ़ना, देखना, जाना, गाना, बजाना आदि। ये सभी शब्द सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। जैसे लिखना, कुछ तो लिख रहे होंगे, पढ़ना कुछ तो पढ़ रहे होंगे, देखना कुछ तो देख रहे होंगे, जाना कहीं तो जा रहे होंगे, गाना कुछ गा रहे होंगे और बजाना कुछ बजा रहे होंगे। पहले मैंने बताया था इससे या तो एक शब्द भी पूछ सकते हैं, इसमें से कौन सा शब्द अकर्मक है, कौन सा सकर्मक है, और बाकी से भी आ सकता है। अब वैसे भी ध्यान रखिएगा, जहां सकर्मक होगा वहां कम से कम 2 लोग लगेंगे। अगर एक ही आदमी है तो अकर्मक है, और 2 लोग हैं या 2 चीजें हैं तो सकर्मक है। देखना, एक देख रहा है और एक दिख रहा है। बजाना, एक बजा रहा है, एक बज रहा है। लिखना,
एक लिख रहा है, एक लिखित हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ दो चीजें अनिवार्य रूप से आ जाती हैं। आगे देखते हैं। चलो इसका उदाहरण दे देते हैं आपको, एक सेंटेंस भी लिख देते हैं। रोहन पत्र पढ़ता है। अब ये क्या से भी जवाब मिल जाएगा। रोहन क्या पढ़ता है, रोहन पत्र पढ़ता है। तो यह रोहन करता है, पढ़ना यहाँ क्रिया है, और इसका कर्म कौन सा है, पत्र वैसे कर्म कारक है, और कर्म कारक का चिन्ह को होता है। इस को चिन्ह का प्रयोग यहाँ क्यों नहीं है, ये कारक वाले प्रसंग में बताया जाता है कि कर्म कारक के को चिन्ह का प्रयोग उसी पर लगेगा जहाँ कर्म सजीव हो, और यदि कर्म निर्जीव हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। एक कारक चिन्ह में आपको विस्तार से बताया जाएगा। अब देखिए क्या आता है। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया। यानी सकर्मक के पुनः दो भेद के, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया। अब कर्म के आधार पर सकर्मक में भी दो भेद हैं। एक वह क्रिया जिसमें एक ही कर्म हो, और एक वह क्रिया जिसमें दो कर्म हो। हिंदी में एक के बाद अगर संख्या दो हो गई उसे बहुवचन कह दिया जाता है, तो इसको द्विकर्मक या बहुकर्म कह सकते हैं। यहाँ पर आया हुआ प्रश्न आपसे गलती अवश्य होने के चांसेस रहते हैं कि आप गलत करेंगे। आएगा किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया नहीं है। अभी जो उदाहरण दिया था, रोहन पत्र पढ़ता है, आपने लिखा रीना गीत गाती है, मनोज स्कूल जाता है। रीना गीत गाती है, मनोज स्कूल जाता है। यहाँ पर क्या है, कर्म, गीत और स्कूल कर्म है। यानी यहाँ क्या दिखाया गया, एक एक कर्म है, ये एक कर्मक क्रिया है। अब आपको दिखाते हैं द्विकर्मक। इस द्विकर्मक में ही तो आप भ्रमित होंगे। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, चार विकल्प आपको दे रहे हैं, और आपसे पूछा जा रहा है किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया नहीं है। प्रश्न होगा किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया नहीं है। अब आप देखिएगा, प्रश्न का जवाब दीजिएगा। मान लेते हैं विकल्प एक है, राजू ने रोहन को इतिहास पढ़ाया। राजू ने रोहन को इतिहास पढ़ाया। मीरा ने नौकर से
मनोज स्कूल गया। मनोज ने स्कूल जाकर पत्र पढ़ा। स्कूल जाकर पत्र पढ़ा। श्रेया ने भूगोल और इतिहास पढ़ा। राजा ने भिखारी को कंबल दिया। और आपसे प्रश्न पूछा गया, किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया नहीं है? किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया नहीं है? आपको पहचानना है कि कहाँ द्विकर्मक है और कहाँ नहीं है। इसके लिए हम थोड़ा हिंट करते हैं। यहाँ पर क्रिया है पढ़ाना, और क्रिया के तुरंत पहले जो कर्म आता है, क्रिया से तुरंत पहले जो कर्म आता है, इसे मुख्य कर्म कहा जाता है। क्रिया के तुरंत पहले जो कर्म आता है उसे मुख्य कर्म कहा जाता है, और कर्ता के तुरंत बाद जो कर्म आता है इसे गौण कर्म कहा जाता है। इसे समझ लो, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्म हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो जो क्रिया के तुरंत पहले होगा वो मुख्य कर्म होगा, और उसके अलावा जितने भी होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे? गौण कर्म हो जाएंगे। आपको ये देखना था किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया नहीं है। लास्ट विकल्प देखिएगा, यदि क्रिया, ठीक है, यहां पर क्या था? राजा ने भिखारी को कंबल दिया। जहां पर क्रिया दान देना या पुरस्कार, अगर क्रिया दान देना या पुरस्कार के संबंध में हो, ध्यान दीजिएगा, यदि क्रिया दान देना या पुरस्कार के संबंध में हो तो गौण कर्म संप्रदान हो जाता है। तो गौण कर्म संप्रदान हो जाता है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, संप्रदान हो जाता है। यहाँ करता है राजा, और राजा ने क्या? भिखारी को कंबल दिया। भिखारी कर्म है, किस प्रकार का कर्म है? गौण। दिया क्रिया है, दिया से पूर्व आया है कंबल, किस प्रकार का कर्म है? ये मुख्य कर्म है। यानी क्रिया से पूर्व मुख्य कर्म और कर्ता के बाद गौण कर्म होता है। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, यदि क्रिया दान देना या पुरस्कार से संबंधित हो तो गौण कर्म संप्रदान कारक हो जाता है। यहाँ पर भिखारी संप्रदान है। इस प्रकार ये एक कर्मक क्रिया का उदाहरण, ये आपका सही जवाब है। आएगा किस विकल्प में द्विकर्म नहीं है? 2 कर्मक क्रिया नहीं है, तो डी विकल्प में एक ही कर्म है, कंबल। कर्म तो यहाँ 2 दिखा रहे, भिखारी और कंबल, यहाँ भूगोल और इतिहास, यहाँ स्कूल और पत्र, यहाँ रोहन और इतिहास, हर जगह 2-2 कर्म दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन कहीं पर क्रिया दान नहीं थी। यदि क्रिया दान देना या पुरस्कार से संबंधित हो जाए तो गौण कर्म को, इस गौण कर्म को क्या? संप्रदान कारक बोल दिया जाता है। अतः उस वाक्य में एक कर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे ही परीक्षा में ये प्रश्न आए कि किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया है या नहीं है,
सबसे पहले आपकी नजर यहां आ जाए कि क्रिया क्या है। क्रिया दान या देना या पुरस्कार तो नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो आंख बंद करके बता दो दो कर्म है। यदि ऐसा है तो दो कर्म नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ये चीज समझ में आ जाएगी। यहां अलग हम स्पष्ट भी आपको लिख देते हैं नोट करके। यदि क्रिया दान देना या पुरस्कार से संबंधित है तो गौण कर्म यानी कर्ता के बाद आया कर्म संप्रदान कारक संप्रदान कारक हो जाता है। यही वजह थी कि इस वाले में ये दिया क्रिया थी, अतः यहाँ पर भिखारी संप्रदान था। बाकी कहीं दिया कर्म नहीं था, क्रिया नहीं थी, अतः हर जगह द्विकर्म क्रिया थी। यहाँ पर भी दो कर्म है, यहाँ पर भी दो कर्म है, यहाँ पर भी दो कर्म है और यहाँ भी दो ही कर्म है। लेकिन चूंकि देना अगर है तो इसलिए ये संप्रदान हो गया, क्योंकि देना यानी कर्ता किसी के लिए काम कर रहा। अगर ये काम किसी के लिए हो तो संप्रदान हो जाता। बच्चों के लिए मिठाई लाओ, सूर्य को नमस्कार करो, गुरु को दक्षिणा दो, ये किसी के लिए काम हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ क्या हो जाता है, संप्रदान कारक बन जाता है। और यहाँ एक कर्म क्रिया थी। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई कि क्या द्विकर्मक है और क्या एक कर्मक क्रिया है। अब हम आपको क्रिया के अन्य भेद बता रहे हैं, या प्रयोग के आधार पर कह सकते हो। या कभी कभी से प्रयोग के आधार पर कह देते हैं। इसके मोस्टली भेद 5 होते हैं। पहला है पूर्वकालिक क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया और अगला है नाम धातु क्रिया और पांचवा है कृदंत क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है। ये पांचों क्रिया के प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं, इनका अपना स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं नोट कर लें। पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया से पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक होती है। संयुक्त, दो क्रियाएं आपस में मिलकर किसी एक ही क्रिया का अर्थ प्रकट करते हैं। प्रेरणार्थक, सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें दो कर्ता होते हैं। पहली ऐसी क्रिया है जहां पर कर्ता दो हैं, एक मुख्य कर्ता एक गौण कर्ता होता है,
नाम धातु, इसमें जो क्रिया बनती है, इसमें क्रिया संज्ञा से या सर्वनाम से या विशेषण से, जबकि आपको पता है क्रिया धातु से बनती है। या धातु को छोड़ के इनमें से किसी से बनती है। और कृदंत, क्रिया के अंत में ना के अलावा कोई दूसरा प्रत्यय लगा दिया जाए तब वो कृदंत क्रिया कहलाती है। अतः इन क्रियाओं को एक साथ लिखने के बाद आप इनके फर्क को समझें। हल्का सा अंतर, हिंदी एक भाषा है और भाषा में सूक्ष्म अंतर उसके अर्थ को बदल देता है। जरा सा भी अगर इसमें अंतर हुआ, देखिए जैसे आपने लिखा है, ये शब्द एक वचन है और इसका प्रयोग किसके लिए होता है? बराबर वालों के लिए या अपने से छोटों के लिए। अगर शब्द आता है तो ये बहुवचन है। प्रयोग किसका होता है? अपने से बड़ों के लिए, शिक्षकों के लिए, माता पिता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो केवल एक बिंदु लगने से इसका वचन बदल गया। हिंदी में बहुत अच्छी चीजें आती हैं, परीक्षा में खूब पूछा जाता है। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में एक जैसे लगे लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, ऐसे शब्द बहुतायत मात्रा में पूछे जाते हैं। अब ये शब्द आया आसन, फिर है आसन, फिर है आसन। ये तीनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, अर्थ इनके अलग अलग होते हैं। आसन माने होता है भोजन। अक्सर कहा जाता है कि अपने आसन व्यसन सुधारो। व्यसन माने आदतें और आसन माने भोजन। अपनी आदतों में और अपने खान पान में परिवर्तन लाएं। दूसरे शब्द में कहते हैं अपने आहार विहार में परिवर्तन लाएं। आसन माने होता बैठने का स्थान, बैठने का स्थान। आप कहते हैं जैसे आसन ग्रहण करो, अपने बैठने के स्थान को ग्रहण करो। और बेटा आसन माने होता है निकट, अभी अभी, जो कार्य अभी अभी हुआ है। जब हम लोग टेंस काल पढ़े थे, काल में आता है आसन्न भूतकाल, क्रिया का वह स्वरूप जिससे ये पता चले कि कोई भी कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है, उसे आसन्न भूत कहते हैं। तो आसन्न माने निकट। ऐसे शब्द आते हैं, जैसे एक बार आया था कोष, फिर आता है कोष और फिर आता है कोष। ये जो कोष है खजाना होता है, राजकोष। ये कोष होता है संग्रह, संग्रह शब्द संग्रह सादा शब्दकोश। शब्द होता है शब्दकोश होता है, ये सा नहीं बनता शब्दकोश। कोष ये दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक। जैसे इतने कोष, अब किलोमीटर होता है। पहले जो दूरी होती थी, अब जैसे आप कहते हो 5 किलोमीटर दूरी है, तब कहते थे 5 कोष की दूरी है, एक दूरी का मात्रक है। तो इस प्रकार से बहुत से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द आपसे पूछे जाते हैं, इन पर भी आप ध्यान रखिएगा। कथन का ये औचित्य था कि थोड़ा सा परिवर्तन होने पर शब्द का पूरा अर्थ, शब्द का पूरा माने ही बदल जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो क्रिया थी पूर्व कालिक क्रिया। पहली जो क्रिया थी उसे क्या कहा गया? पूर्वकालिक क्रिया, यानी समय से पहले की क्रिया। परिभाषा है जब कोई कर्ता
एक कार्य को समाप्त करके दूसरा काम करता है, दूसरा कार्य करता है, तो पहले वाले कार्य को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो घर वाले पूछते हैं, माता पिता पूछते हैं, इससे पहले क्या कर रहे थे, यानी ये जो इस समय पढ़ रहे हो, इस पढ़ने से पहले आप क्या कर रहे थे। उदाहरण देखिए, माता जी नहाकर पूजा करती हैं। माता जी नहाकर पूजा करती हैं। रोहन स्कूल जाकर पढ़ता है। हालांकि मोस्टली इसमें कर शब्द लगा होता है, लेकिन कर शब्द लगा हो ये अनिवार्य नहीं है। देखिए, हम देते हैं बिना कर का उदाहरण, चोर उठ भागा। अब ये भी हो सकता है चोर उठकर भागा, और ये भी हो सकता है चोर उठ भागा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, माता जी नहाकर पूजा करती हैं, तो इस समय क्या कर रही है, इसमें पूजा कर रही हैं, तो नहाकर क्या है, ये पूर्वकालिक है। रोहन स्कूल जाकर पढ़ता है, ये पढ़ना क्रिया है बाद में, और स्कूल जाना क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। चोर उठकर भागा, चोर ने भागने काम किया उठने के बाद, पहले उठने का काम पूरा किया, तत्पश्चात उसने भागने का काम अपना किया। लेकिन एक यहाँ सावधानी आपको रखनी है, और उस सावधानी की जरूरत पे ध्यान दीजिएगा। एक नोट लिख लीजिएगा, नोट, यदि दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हों, एक साथ हो रही हों, तब उसे पूर्वकालिक न कहकर क्रिया विशेषण कहा जाता है। तब उसे पूर्वकालिक न कहकर क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्या ध्यान रखिएगा कि यदि दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हूं, देखो, जब कोई कर्ता एक कार्य समाप्त करके दूसरा काम करता है, तो जो पहला वाला काम था उसे पूर्वकालिक क्रिया कह दिया जाता है। लेकिन यहाँ दोनों क्रियाएं एक ही साथ चल रही हैं, कोई क्रिया पूरी नहीं हुई है, ये भी क्रिया चल रही है, वो भी क्रिया चल रही है, तो ऐसे में ये क्रिया पूर्वकालिक नहीं है, बल्कि इसे क्या कहा जाएगा, क्रिया विशेषण कहा जाएगा।
उदाहरण देखिए तो समझ में आ जाएगा। रोहन बैठकर पढ़ता है। रोहन बैठकर पढ़ता है। बच्चा दौड़ते दौड़ते थक गया। बच्चा दौड़ते दौड़ते थक गया। रीना लेट कर पढ़ती है। रीना लेट कर पढ़ती है। अब देखो यहां पर बैठने की क्रिया भी जारी है, पढ़ने की क्रिया भी जारी है। आप चोर उठकर भागा, उठने का काम हो चुका, आप उठे यहां पर थे और भाग कहीं और रहे हैं। ये क्रियाएं अलग अलग जगहों पर हैं लेकिन एक क्रिया एक ही जगह पर है। क्या है कि रोहन बैठ कर पढ़ता है। बैठा है, बैठने की क्रिया जारी है, अब पढ़ने की क्रिया भी जारी है। ऐसे में जो बैठना है ये पढ़ने की विशेषता हो जाएगी और बैठ कर ये पूर्व कालिक न होकर के इसे क्रिया विशेषण कहा जाएगा। इसी प्रकार बच्चा दौड़ते दौड़ते थक गया, यानी थकना और दौड़ना एक साथ जारी रहा। दौड़ना भी जारी रहा, साथ साथ थकना भी जारी रहा, दोनों क्रियाएं एक साथ होती रही। ऐसे में दौड़ते दौड़ते पूर्व कालिक न होकर क्रिया विशेषण हो गया। रीना लेट कर पढ़ती है, लेटी भी है, लेटने की भी क्रिया जारी है, पढ़ने की भी क्रिया जारी है। ऐसे में जो लेट कर है ये पूर्व कालिक न होकर के क्रिया विशेषण है। तो यहाँ क्या आपको ध्यान रखना है, इन वाक्यों में बैठकर, दौड़ते दौड़ते, लेटकर क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर जो शब्द आया बैठकर या दौड़ते दौड़ते या लेटकर, इन तीनों को क्या कहा गया, ये तीनों क्रिया विशेषण हैं, यानी ये क्रिया की विशेषताएं हैं, इन्हें पूर्वकालिक नहीं कहा जाएगा। ध्यान दीजिए पूर्वकालिक क्रिया की खासियत क्या है। पूर्वकालिक क्रिया की खासियत है कि जब कोई कर्ता एक कार्य को समाप्त कर ले और दूसरा काम शुरू कर दे तो पहले वाले काम को पूर्वकालिक कहा जाएगा। जैसे यहाँ जो ये वाक्य लिखे हुए हैं, इन वाक्यों में बताया गया है कि यह नहाने का कार्य माता जी कर चुकी हैं, पूजा करने का कार्य कर रही हैं। यहाँ स्कूल जाने का काम रोहन कर चुका है, पढ़ने का काम कर रहा है। यहाँ उठने का काम चोर कर चुका है और भागने का काम चोर कर रहा है। जबकि यहाँ बैठने की क्रिया और पढ़ने की क्रिया एक साथ जारी है। यहाँ दौड़ते दौड़ते वाली क्रिया और थकने की क्रिया एक साथ जारी है। यहाँ लेटने की क्रिया, पढ़ने क्रिया एक साथ जारी है। इस प्रकार बैठकर, दौड़ते दौड़ते या लेटकर, ये सभी के सभी शब्द क्या हो गए, क्रिया विशेषण हो गए। तो ध्यान रखिएगा पूर्वकालिक क्रिया में और क्रिया विशेषण में कोई विशेष फर्क नहीं है, ये आपके संज्ञान में होना चाहिए। तो आज की
क्लास को यहीं पर रोकते हैं कि एक भेद आपको बताया है, इसके 4 और भेद हैं। अन्य जो चीज़ें हैं वो आपसे अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे, और तब तक आपके लिए सुखद भविष्य की कामना करते हैं। अगर ये क्लास, ये वीडियो आपको पसंद आता हो तो अपने मित्रों को, दोस्तों को अवश्य बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सारी क्लासेस, हर चीज़ की निःशुल्क आपको प्राप्त होती रहती है। टेलीग्राम को ज्वाइन करें, दिए हुए नंबरों पे फ़ोन करें। जो भी आपको जानकारी लेनी हो, मैं आपको अच्छे से अच्छा चीज़ देता रहूँगा। और एक और आपको एक बात बतानी है कि ये हिंदी की एक बुक अपनी प्रकाशित हो चुकी है। इसमें उन सारी चीज़ों पर जोर दिया गया है जो बेसिक हम लोग क्लास में उस पर डिस्कशन नहीं कर पाते। जैसे एक वाक्य के लिए एक शब्द है, अब पर्यायवाची हैं, मुहावरा हैं, लोकोक्तियाँ हैं, लेखकों की रचनाएं हैं, इन सब के बारे में इसमें जानकारी दी है। अगर आपको पुस्तक चाहिए हो तो इस वीडियो में जो नीचे नंबर जारी रहते हैं उस पर आप फ़ोन करके यहाँ से संपर्क प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।